हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है A, B, C और D। तो आज हम लोग ये चारों क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट द की फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को की फीचर लिखने बोला है, या फिर आप देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपसे पूछा ना 5 जनरेशन का लिखने के लिए, तो अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था वो बताओ, तो आप ये सेकंड जनरेशन वाला लिख सकते हो, सेम टू सेम यही वाला। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जितना पता है अगर वही लिख के आओगे तो भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स भी मिल सकता है। तो इस तरह से सोचना है, ये नहीं कि अरे इसमें तो की फीचर बोला था, उसमें पूछ लिया है कि व्हाट इज़ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टॉपिक समझिए आपको क्या पूछ रहा है और आपने क्या पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट जनरेशन ये कब हुआ था? 40 से लेके 56 में। तो इसमें हम लोग का टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था टेक्नोलॉजी। साइज़ क्या था? इनॉर्मस मशीन विथ लिमिटेड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी। ठीक है, यानी मशीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। और उसके बाद स्पीड, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड्स, है ना। आप इसको और एक्सटेंड करके लिख सकते हो। अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है तो आपसे फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछेगा, तो आप पहला पॉइंट दोगे टेक्नोलॉजी। इन फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड। इस तरह से आप बढ़ा के लिख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे तो खैर सिंपल पूछा है तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे। उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग। तो मशीन लैंग्वेज आर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। कौन सा प्रोग्राम यूज़ हुआ था? तो मशीन लैंग्वेज हुआ था और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज़ हुआ था। और इसका मेमोरी क्या था? रियल्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। इसका मेमोरी कहाँ होता था? तो पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक ड्रम्स में इसका मेमोरी सेव होता था। और इसका एप्लीकेशन क्या था? प्राइमरली यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। और ये कहाँ यूज़ होता था? तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए और मिलिट्री कोई एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट जनरेशन में। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फर्स्ट जनरेशन का, तो मैंने बता दिया कब से शुरू हुआ था, तो 1940 से 1956 में। ऐसे अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करके। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन। तो ये कब से हुआ था? तो 1956 से लेके 63 में। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था? तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि इसमें आ गया था ट्रांजिस्टर। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। फर्स्ट जनरेशन में देख रहे हैं हम लोग का क्या यूज़ हुआ था? टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर आ गया। इसका साइज़ क्या था? स्मॉलर एंड मोर रिलायबल, यानी कि फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर से छोटा था ये इसका साइज़। ठीक है, अब साइज़ छोटा होते जा रहा है और ज़्यादा अच्छा से यूज़ होने वाला है। ठीक है, स्पीड क्या हो गया था? इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। ऑब्वियस से फर्स्ट जनरेशन से इसका स्पीड इम्प्रूव हो गया था। प्रोग्रामिंग कौन सा यूज़ हुआ था? तो असेंबली लैंग्वेज कंटिन्यूड, यानी कि असेंबली लैंग्वेज तो था ही, और उसके बाद एंड हाई लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रेन एंड कोबल इमर्ज। और इसके क्या हो गया? असेंबली लैंग्वेज था और साथ में साथ हाई लैंग्वेज का भी यूज़ होने लगा इसमें प्रोग्रामिंग में। उसके बाद मेमोरी क्या हुआ? कहाँ हो गया? मैग्नेटिक कोर मेमोरी। मेमोरी कहाँ स्टोर किया? मैग्नेटिक कोर मेमोरी में जाकर मेमोरी स्टोर होने लगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या हो गया? वाइडर कमर्शियल यूज़, बिजनेस एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन, यानी कि इसका कमर्शियल यूज़ के लिए हो गया, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हो गया और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ होने लगा सेकेंड जनरेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप थर्ड जनरेशन का। तो ये 1964 से 71 में हो गया। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था? तो हो गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का हो गया था इंट्रोड्यूस, इसमें आ गया था। इसका साइज़ क्या हो गया? और स्मॉलर हो गया, मोर पावरफुल हो गया और मोर रिलायबल हो गया। ठीक है, यानी कि और छोटा हो गया। जितना छोटा होगा उतना अच्छा है ना। अब मान लीजिए एक रूम के साइज़ का कंप्यूटर होगा और आपका एक लैपटॉप है। अगर आपका रूम के साइज़ का कंप्यूटर भी वैसा ही वर्क करता है और मान लीजिए आपका लैपटॉप उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो बेहतर क्या हुआ? आपका लैपटॉप ही हुआ ना। तो वही है, साइज़ इसका और छोटा हो गया और पावरफुल हो गया और रिलायबल हो गया। ठीक है, स्पीड क्या हो गया? और फास्ट हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि इसका प्रोसेसिंग स्पीड और फास्ट हुआ। ठीक है, प्रोग्रामिंग कौन सा यूज़ होने लगा? तो अब हाई लैंग्वेज
यूज़ होने लगा, जैसे सी, पास्कल, ठीक है। उसके बाद मेमोरी कौन सा, तो इंटीग्रेटेड सर्किट लेड टू सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि रैम का इसमें थर्ड जनरेशन में यूज़ होना शुरू हो गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। और ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता था, तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता था, ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए होता था, और अर्ली डेटाबेस सिस्टम के लिए यूज़ होने लगा था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। उसका देखिए फोर्थ जनरेशन, ये कब हुआ था, 1971 से 1980 तक। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था, तो माइक्रो प्रोसेसर इमर्ज, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आ गया था यहाँ पे। साइज़ क्या हुआ, और स्मॉलर हो गया होगा, और पावरफुल हो गया होगा, है ना, एंड एनर्जी इफिशिएंट, और इसमें अब एनर्जी हम लोग का कम खर्च होने लगा, ठीक है। स्पीड क्या हो गया, फर्दर इंक्रीज इन प्रोसेसिंग स्पीड, और स्पीड इसका फास्ट हुआ प्रोसेस के समय। प्रोग्रामिंग कौन सा हो गया, वही प्रोग्रामिंग और इंक्रीज़ हो गया, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगा, जैसे सी था इसमें, तो इसमें C++ आ गया, जावा आ गया, ठीक है। और मेमोरी क्या हो गया, एडवांस इन सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डायनेमिक रैम, ठीक है, यानी कि मेमोरी भी और ये हो गया डायनेमिक में अब रैम आने लगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड नेटवर्किंग, यानी कि अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, अब पर्सनल कंप्यूटर बन गया, है ना, ग्राफिकल यूज़ होने लगा, और नेटवर्किंग के लिए अब कंप्यूटर का यूज़ होने लगा फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन, जो था 1980 से लेके प्रेजेंट, अभी हम लोग का जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का ही है। तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या आ गया, VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड बियॉन्ड, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेक्नोलॉजी VLSI का हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। जबकि अभी हम लोग का इसमें माइक्रो प्रोसेसर था, तो इसमें VLSI आ गया। उसका देखो साइज़ क्या हो गया, तो और बढ़ गया, है ना, कंप्यूटिंग पावर भी और तेज़ हो गया, पावरफुल हो गया, है ना, फास्ट हो गया, मतलब छोटा हो गया और, ठीक है। उसका स्पीड क्या था, तो हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें क्या हो गया, हाई स्पीड तो हो गया, साथ में पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो गया, यानी कि एक साथ 2-3 वर्क भी होने लगा, उतना स्पीड हो गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग कौन सा था, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, जैसे C++, जावा, है ना, तो वो सब हो गया। AI लैंग्वेजेस भी आ गए इसमें, और साथ में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी आ गए। मेमोरी क्या हो गया, एडवांस इन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्लैश मेमोरी, SSD वगैरह आ गया, जहाँ देख रहे हैं ना हम लोग का SSD इतना छोटा सा, मेरे 120 GB भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, तो SSD वगैरह आ गया। एप्लीकेशन क्या क्या आ गया, तो AI एप्लीकेशन आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, यानी कि एप्लीकेशन, यानी कि AI का भी आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, अभी चल रहा है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। या फिर इसमें जो था, एंड ये सब जो एप्लीकेशन था, ये सब तो सब इसमें फिफ्थ जनरेशन में होता ही है ना, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ग्राफिकल यूज़ हो गया, ये सब भी अब होता है, नेटवर्किंग वगैरह हो गया। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी का बता दिया, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है। इसमें से आप मान लीजिए कोई अलग क्वेश्चन आ गया फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, कि व्हाट इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इंक्रीज़ करके इसी को, कि फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब का होता था, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, स्लो होता था प्रोसेसिंग, इस तरह से, ठीक है। प्रोग्रामिंग कौन सा होता था, मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था, ऐसे आप बढ़ा बढ़ा के 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते थे ना, इस तरह से सोचिएगा, ठीक है। तो ये था 2 का A नंबर। अब आइए देख लेते हैं हम लोग 2 का B नंबर। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सिंपल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा है, डेटा कम्युनिकेशन, पर अब कंप्यूटर में देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा, अरे ये अलग क्या चीज़ आ गया। देखिए नाम से ही पता चला, डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, डेटा को इधर उधर भेजना, बस वही है, सेंड करना, रिसीव करना, बात करना, है ना, रिप्लाई करना, वही है, और कुछ नहीं है। देखिए डेटा कम्युनिकेशन, तो डेटा कम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर्स, केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और वायरलेस चैनल्स। वही है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइस वाया किसी तरह का फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि किसी तरह का ट्रांसमिशन मीडियम के वाया डेटा को ट्रांसफ़र करना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, जैसे कि किसी वायर से हो गया, या केबल से हो गया, या ऑप्टिकल फाइबर से हो गया, या फिर कोई वायरलेस चैनल से,
ठीक है। जैसे टीवी पे हम लोग जो देखते हैं वो भी तो एक तरह से डेटा कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना, वो कोई न्यूज़ हमें दिखा रहा है और हम टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, तो डेटा आ रहा है जा रहा है ना, तो वो हुआ। उसके देखें, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल और एनालॉग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही डेटा ट्रांसफ़र करना डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यही था डेटा कम्युनिकेशन। कोई हार्ड चीज़ था इसमें? देखिए एकदम सिंपल वर्ड में लिखे हुए हैं। उसके बाद पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो देखिए कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो एक डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज होगा जो हम लोग भेजना चाह रहे हैं कि मैसेज भाई ये हाय कैसे हो, है ना, हाय कैसी हो, ठीक है, तो वो हो गया मैसेज। सेंडर यानी कि मैं जो भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो जिसको भेज रहा हूँ हाय कैसे हो, तो मैं हो गया सेंडर। रिसीवर जो रिसीव करेगा कि हाय कैसे हो, रिसीव करेगा, फिर वो रिप्लाई करेगा, वही सब हुआ ना। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि किसके वाया भेज रहे हैं, और उसके बाद सेट ऑफ रूल्स यानी कि प्रोटोकॉल्स, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए तो सेट ऑफ रूल्स यानी कि मैं जो लिखा हूँ हाय कैसे हो, वो मैंने व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में लिखा है, जैसे HI कैसे हो, KAISE कैसे हो, तो वो अब मान लीजिए उसको आता ही नहीं होगा, वो चाइनीज़ होगा तो कैसे समझेगा ठीक है, तो वही हो गया सेट ऑफ रूल्स यानी प्रोटोकॉल्स। अब देख लेते हैं वही कंपोनेंट्स, आप समझ गए, बस वही लिखना है आपको। मैसेज जो आप अभी समझे वही जो भी मैंने बताया वही है। देखिए अ मैसेज इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेज है ना। इट कुड बी अ टेक्स्ट फाइल, एन ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल एक्सेट्रा। देखिए तो मैसेज हुआ, कुछ भी हो सकता है। एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेजा जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है यानी टेक्स्ट में हो सकता है, या ऑडियो हो सकता है, या फिर वीडियो हो सकता है। उसके बाद सेंडर, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या, सेंडर जो सेंड करता है, देखिए वही लिखा है, इट इज़ अ सिंपली अ डिवाइस दैट सेंड डेटा मैसेजेस। सिंपल एक डिवाइस जो डेटा सेंड करता है, वही हो गया। अब आगे वही सब लिखें, इट कैन बी मतलब क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी कोई कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिसीवर, इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेजेस, बस इतना वाला बात है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया रिसीवर, ये हो गया सेंडर, और सेंडर क्या क्या हो सकता है वही लिखे नेक्स्ट लाइन में, क्या कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल, टेलीफोन, ठीक है। रिसीवर हो गया, ये भी क्या हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टेलीफोन वगैरह कुछ भी हो सकता है। उसके कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल। तो देखिए कम्युनिकेशन चैनल आर द मीडियम दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कैन बी कनेक्टेड बाय ईदर वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बात कर रहा हूँ, तो ये वायरलेस कनेक्शन हुआ ना, मतलब सैटेलाइट के थ्रू हम लोग का जा रहा है ना, यहाँ से मैसेज भेजे वहाँ गया, तो वो हो गया। तो वही ट्रांसमिशन मीडियम, कौन सा मीडियम का यूज़ कर रहे हैं भेजने के लिए। या जैसे कि मान लीजिए मैं अभी लेटर लिख के भेजूँगा तो वो पोस्टमैन के थ्रू जाएगा, तो पोस्टमैन हो गया मीडियम, ठीक है, कि यहाँ मैंने लेटर पोस्टमैन को दिया, पोस्टमैन जाके उसको पहुँचा दिया, तो वो हो गया। और वही सेट ऑफ रूल्स यानी प्रोटोकॉल, व्हेन समवन सेंड्स द डेटा, ठीक है, सेंडर, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर ऑल्सो, अदरवाइज इट इज़ अ मीनिंगलेस, है ना। सेट ऑफ रूल्स यानी कि अगर कोई डेटा भेजता है तो रिसीवर को वो डेटा समझ में आना चाहिए, अदरवाइज वो एक मीनिंगलेस डेटा हुआ, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोनाली सेंड्स अ मैसेज टू चेतन, ठीक है, इफ़ सोनाली राइट्स इन हिंदी एंड चेतन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, इट इज़ अ मीनिंगलेस कन्वर्सेशन, ठीक है। यानी कि अब सोनाली भेज रही है हिंदी में, चेतन को समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ उस मैसेज का, तो उसको मीनिंगलेस होंगे। यानी कि कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए। तो यही था कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। और ये कोई सिंपल एकदम हिंदी में समझिए, इतना सिंपल था, ये खुद से लिख सकते हो आप लोग बिना किसी का। अब दिखने में लगेगा कि कितना ज़्यादा है, लेकिन जब पढ़ लोगे 2 लाइन भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे जैसे मैसेज क्या होता है, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेंडर जो सेंड करता है, रिसीव जो रिसीव करता है, ट्रांसमिशन मीडियम जो मीडियम का यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में, सेट ऑफ रूल्स यानी कि कोई रूल्स होना चाहिए जिससे एक दूसरे की बात समझ में आए, सिंपल। और यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है कि ये देखिए मैसेज है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, सेंडर भेज रहा है इसको किसके वाया, तो ट्रांसमिशन मीडियम के वाया, यानी कि इसके वाया सेंडर मैसेज आ रहा है, ये मैसेज है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, यानी कि सेंडर जो मैसेज भेजेगा उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए ना कि समझ में आए, ये मैसेज जो लिखे हैं वो रिसीवर को समझ में आए। तो ये था, ठीक है, डायग्राम।
अब आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सी। तो ये क्या पूछा है, व्हाट आर कुकीज़, आर दे डेंजरस फॉर योर सिस्टम, लिस्ट सम टिप्स टू अवॉइड कुकीज़। देखिए आप कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें आपको दिखा होगा एक्सेप्ट कुकीज़, है ना। तो एक्सेप्ट कुकीज़ मतलब क्या, आइए देख लेते हैं। कुकीज़ आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर ऑन a यूज़र डिवाइस बाय अ वेब ब्राउज़र. They are used to track user activities, remember user preference, and provide a personalized browsing experience. Cookies contain information such as logic, credential, session data, and user preference, which can enhance website functionality and improve user experience. ठीक है, वैसे मैंने रीड कर दिया, आप आराम से समझ भी होंगे गए होंगे। लेकिन ये क्या होता है ना, कुकीज़ ये एक तरह का स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो यूज़र का जो वेबसाइट होता है ना, वेब ब्राउज़र, वो स्टोर करके रखता है। इसमें वो क्या स्टोर करके रखता है कि यूज़र कहाँ पे जा रहा है, कौन सा वेबसाइट पे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, वो क्या चीज़ को ज़्यादा देख रहा है। मान लीजिए आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई देख रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो आपको आर्टिकल भी कंप्यूटर से रिलेटेड वाला देने लगता है। तो वो सब कुकीज़ की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको क्या करता है, वो ट्रैक करता है आपका एक्टिविटी को, ठीक है, वो आपके प्रेफरेंस को देखता है कि आप ज़्यादा किस पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोवाइड अ पर्सनलाइज ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, और फिर वही सब चीज़ को एक्सपीरियंस करके आपको एक अच्छा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है, आपके पसंद का चीज़ को पहले दिखाता है, ठीक है, उस तरह से। कुकी कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज लॉजिक क्रेडेंट, सेशन डेटा एंड यूज़र प्रेफरेंस, यानी कि आप कहाँ पे लॉगिन हुए हो, है ना, आप कौन सा सेशन कर रहे हो, मतलब कौन सा डेटा को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे आप यूज़र प्रेफरेंस यानी कि किसको आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, वेबसाइट का फंक्शनैलिटी बढ़ता है और हम लोग का यूज़र एक्सपीरियंस भी और अच्छा होता है, ठीक है। तो वही इसलिए बोलता है कि कुकी को एक्सेप्ट कर लो, वो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए बोलता है, ठीक है। उसके बाद पूछा आर दे डेंजरस फॉर योर सिस्टम। तो ज़्यादा तो वो कुछ नहीं होता है, एकदम कुकी अच्छा ही चीज़ है, अपने फ़ायदे के लिए होता है। लेकिन एक जो हो सकता है प्राइवेसी कंसर्न, अब मान लीजिए आप कहीं भी जाके एक्सेप्ट कुकी करते हो, तो यानी कि वो एक तरह से आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आप क्या चीज़ को ज़्यादा देख रहे हो, है ना, कौन से साइट पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हो। मान लीजिए आप कोई पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हो, तो आप कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा देख रहे हो, तो एक तरह से वो आपके ऊपर ध्यान रखा है, यानी कि प्राइवेसी आपका एक तरह से उसके हाथों में है, ठीक है। तो वही देखें, मैंने लिखा है प्राइवेसी कंसर्न, कुकी कैन बी यूज टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर अक्रॉस वेबसाइट्स, पोटेंशियली रेजिंग प्राइवेसी कंसर्न, है ना। आप वेबसाइट पे क्या कर रहे हो, आपका एक बिहेवियर को पूरा नोटिस करता है, जो एक तरह से आपके प्राइवेसी के लिए थोड़ा दिक्कत की बात है। उसके बाद लिखा है लिस्ट सम टिप्स टू अवॉइड कुकीज़। अब देखिए टिप्स टू अवॉइड कुकीज़, तो क्या करना है, ब्राउज सेटिंग, तो एडजस्ट योर ब्राउज़र सेटिंग टू लिमिट और ब्लॉक कुकीज़। मोस्ट ब्राउज़र ऑफर ऑप्शन टू मैनेज कुकीज़ सेटिंग इंक्लूडिंग ब्लॉकिंग थर्ड पार्टी कुकीज़, यानी कि ब्राउज़र सेटिंग में जाके आप क्या कर सकते हो, कुकीज़ को लिमिट में कर सकते हो, या फिर कोई कुकी आपको नहीं पसंद है उसको ब्लॉक कर सकते हो। और बहुत सारे ब्राउज़र आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, वही है। उसके बाद क्या हो सका, यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, यानी कि यूटिलाइज योर ब्राउज़र प्राइवेट और इनकॉग्निटो मोड विच लिमिट्स द स्टोरेज ऑफ कुकीज़ एंड अदर ब्राउजिंग डेटा, या फिर आप प्राइवेट ब्राउजिंग मोड को यूज़ कीजिए, जैसे इनकॉग्निटो मोड, उसमें ये सब जो कुकी होता है बहुत कम होता है या फिर ना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है रेगुलरली क्लियर कुकीज़, और वक्त पे कुकीज़ को जो प्रीवियस कुकी होता है उसको डिलीट करते जाइए, ताकि आपका जो प्राइवेसी का तो वो प्रॉब्लम कम हो जाए या फिर ना रहे, ठीक है। तो वही है, क्लियर योर ब्राउज़र कुकीज़ टू रिमूव स्टोर डेटा, दिस कैन बी डन थ्रू ब्राउज़र सेटिंग, ठीक है, यानी कि वक्त के साथ कुकीज़ को हटाते जाइए। उसके बाद है कुकी मैनेजमेंट एक्सटेंशन, या फिर कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। तो यूज़ ब्राउज़र एक्सटेंशन और ऐड वंस दैट ऑफर इनहेंस कुकी मैनेजमेंट एंड प्राइवेसी फीचर्स, यानी कि कोई एक्सटेंशन कर लीजिए जिससे कुकी मैनेज हो सके, वो आपको एक दो फीचर दे सके ताकि आप कुकी को मैनेज कर सको, वो ब्लॉक कर सके, और वो आपको थोड़ा प्राइवेसी में आपको और अच्छा यूज़ दे सके, ठीक है। तो यही था कुकी के बारे में, मैंने एकदम बेस्ट लिखा है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑब्वियस सी बातें कम कर सकते हो। ये दिखें, इसमें आप लिख रहे हो तो कम है, कॉपी में लिखने जाओगे तो आराम से 1-1.5 पेज या 2 पेज का हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, आराम से आप समझ जाओगे। अब अगर आपको ये वाला PDF चाहिएगा ना, तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए और बोलिए मेरे को ये वाला PDF चाहिए, मैं ये आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है, तो आप उसको परचेज़ करना पड़ेगा, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का D। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉक्सी सर्वर्स। तो अब शॉर्ट नोट्स, ये शायद 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आइए लिख लेते हैं। द प्रॉक्सी सर्वर इज़ अ कंप्यूटर on the internet that accepts the incoming request from the client and forward those requests to the destination server. It works as a gateway between the end user and the internet. It has its own IP address. It separates the client system and web server from a global network. ठीक है, तो शॉर्ट प्रॉक्सी नेटवर्क, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एक तरह का आपका गेटवे होता है एंड यूज़र यानी कि आपका और इंटरनेट के बीच में, एक समझ सकते हो गेटवे यानी कि बीच का, ये जो क्या काम करता है ना, आपका जो भी रिक्वेस्ट होता है वो उसके थ्रू यानी कि प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आप भेजते हो इंटरनेट पे, जिसकी वजह से आपका जो यूज़र डेटा है वो सिक्योर रहता है और वो आपके लिए काम करके देता है। आप उसको भेजोगे, वो आगे भेजेगा इंटरनेट पे और इंटरनेट से आपको डेटा मिल जाएगा और आप रिसीव कर पाओगे। तो वही लिखे हैं, पढ़ सकते हो आप ये पूरा। इसका भी एक अलग IP एड्रेस होता है और जिसकी वजह से अगर मान लीजिए आपको यूज़र मतलब इंटरनेट पे नहीं बताना है तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपका IP एड्रेस तो नहीं पता चलेगा इंटरनेट को, वो प्रॉक्सी सर्वर का रहेगा IP एड्रेस। आप प्रॉक्सी सर्वर से पूछोगे, प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट से पूछेगा, इंटरनेट प्रॉक्सी सर्वर को जवाब देगा, प्रॉक्सी सर्वर आपको जवाब देगा, सिंपल वो। तो यही देखें, इट सेपरेट्स द क्लाइंट सिस्टम एंड वेब सर्वर फ्रॉम द ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि वही जो क्लाइंट सिस्टम होता है उसको ग्लोबल नेटवर्क से सेपरेट करके रखता है। उसका देखिए, दे आर 2 मेन पर्पस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, टू कीप द सिस्टम बिहाइंड द एनोनिमस, यानी कि भाई सिस्टम को छुपा के रखने के लिए, और टू स्पीड अप एक्सेस टू अ रिसोर्स थ्रू कैचिंग। और आप मान लीजिए प्रॉक्सी सर्वर पे कोई चीज़ बार बार, मतलब वो क्या करता है, एक तरह से कैच करता है आपके जो भी आप सर्च कर रहे हो उसका। तो मान लीजिए आप कोई चीज़ बार बार ढूंढ रहे हो, तो वो प्रॉक्सी सर्वर में आपका कैच मेमोरी में रहेगा उसके, तो वो आपको तुरंत ढूंढ के दे देगा, उसको पूरे इंटरनेट पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, प्रॉक्सी सर्वर के पास ही वो डेटा रहेगा, वो आपको तुरंत ला के दे देगा, इससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही था प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थी। तो इसमें मैंने 2 का सभी क्वेश्चन बना के दे दिया, ABCD। आशा करते हैं अपना वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बोलते बोलते थक गए तो, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा। मैंने इसका दिसंबर 2022 का भी सॉल्व करवा दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक मैं एकदम देख रहे हैं, एकदम समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लिख के आ सको, उसको खाली छोड़ने का तो ज़रूरत ही ना पड़े कभी। ठीक है, कैसे लिखना है मैं वो सब भी बता देता हूँ, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, टॉपिक को कैसे पढ़ना है, मैं सब बता दे रहा हूँ। इसलिए आप दिसंबर 2022 का भी ज़रूर देखिएगा, चाहे एक रात पहले ही क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, और तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।